प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर श्रीकांत व्यास आप लोगों के लिए लेकर आया हूं स्टैटिस्टिक्स का अगला चैप्टर। इससे पहले भी हमने स्टैटिस्टिक्स के 3 चैप्टर पढ़े हैं जिनमें हमने अलग अलग विषयों को लिया है। आज हम आगे बढ़ रहे हैं। विद्यार्थियों, आज की जो हमारा टॉपिक है उसकी विषय वस्तु आप देखें, उसके बाद में हम इसे प्रारंभ करेंगे। जल्दी से देखिए बोर्ड पर। यहाँ पर आप आज का हमारा जो चैप्टर है वो है सेंसस एंड सैंपल इन्वेस्टिगेशन, संगणना तथा प्रतिदर्श अनुसंधान। ये आपके रिसर्च में जो डेटा कलेक्शन होता है उसमें किस तरह से करना है उसके बारे में है। आप इसको कह सकते हैं, हमने इसे जो पहले चैप्टर पढ़ा था डेटा कलेक्शन, उस डेटा कलेक्शन में हमने कहा था प्राइमरी डेटा कैसे कलेक्ट किया जाए, उसमें प्राइमरी डेटा कलेक्शन के लिए हमें कैसे कैसे तरीके अपनाने होते हैं, उसके बारे में ये चैप्टर आपको बताता है। इसकी विषय वस्तु में आगे देखें। आज हम पढ़ेंगे समग्र या समष्टि, यूनिवर्सल या पॉपुलेशन क्या होती है। दूसरा, समग्र के प्रकार, यानी पॉपुलेशन कितने प्रकार से डिवाइड होता है, क्या होता है इसमें। संगणना अनुसंधान, सेंसस इन्वेस्टिगेशन क्या होता है। फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे प्रतिदर्श अनुसंधान, सैंपल इन्वेस्टिगेशन क्या होता है। फिर हम लेने वाले हैं इन दोनों का कंपैरिजन, क्या डिफरेंस है। और उसके बाद में मेथड्स ऑफ सैंपलिंग, प्रतिदर्श की विधियां। तो एक अच्छा और बहुत यूजफुल टॉपिक आज हम लेने जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छा लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला, आज की जो हेडिंग है उसी पे हम बात करते हैं। इसमें 2 शब्द कॉम्बिनेशन आपके हैं, एक संगणना और दूसरा प्रतिदर्श, सेंसस एंड सैंपलिंग। तो सेंसस क्या है? देखिए, जब हम रिसर्च के लिए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में उस रिसर्च से संबंधित हमारे जितने भी लोग हैं टोटल, वो कहलाता है समग्र। यानी रिसर्च से रिलेटेड जो भी पार्ट है, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो संपूर्ण रूप यदि हम देखें तो वो समग्र कहलाता है। एक एग्जांपल रखता हूं। जैसे मान लो मैं जिस कॉलेज में पढ़ाता हूं उस कॉलेज में 10,000 स्टूडेंट हैं और मैं ये जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं, एक रिसर्च करना चाहता हूं कि जो विद्यार्थी हैं उनकी एज ग्रुप क्या है, उसकी उनके पैसे की व्यवस्था, वो पैसे के मैनेजमेंट कैसे करते हैं, उनका कितना खर्च आता है, कैसे वो बेयर करते हैं, कैसे वो रहते हैं, पढ़ाई का सिस्टम क्या, ये सारी जानकारी करना चाहता हूं। इट इज माई रिसर्च ऑब्जेक्टिव। अब मैंने क्या किया, अगर मैं पूरे 10,000 लोगों की सारी सूचनाएं कलेक्ट करता हूं, हर व्यक्ति से मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता हूं, तो ये कहलाता है समग्र, जिसको हम कहते हैं पॉपुलेशन। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे, सारे के सारे 10,000 लोग पॉपुलेशन। इसी तरह से मान लो मैं एक रिसर्च करना चाहता हूं जिसके अंतर्गत मैं चाहता हूं कि बीकानेर के जितने भी ऊन के उद्योग हैं उनमें जो कर्मचारी काम करते हैं उन सभी कर्मचारियों के आर्थिक स्थिति और रहन सहन और उनके जो श्रम कल्याण से संबंधित कार्यों के बारे में जानकारी चाहता हूं। तो जितनी भी इंडस्ट्री बीकानेर में है ऊन से संबंधित, उसमें जितने भी कर्मचारी काम करते हैं, यदि मैं सबको लेता हूं तो ये समग्र है। और एक और बहुत बड़ा, अगर हम पूरे भारत की जनसंख्या को देखते हैं तो उसे भी पॉपुलेशन कहते हैं। ये समग्र के ही एग्जाम्पल है। यानी जब आप कोई रिसर्च करने वाले हैं तो रिसर्च से संबंधित संपूर्ण एरिया जो है वो समग्र कहलाता है, रिसर्च से संबंधित। ये आपके समग्र कहलाएगा। अब समग्र की विशेषताएं क्या होती है, जो हमने सेकंड पॉइंट यहां लिखा है, समग्र के प्रकार, जो हमारा सेकंड पॉइंट है, इसमें हम ये देखने वाले हैं कि इसे कितने भागों में बांटा जाता है। तो इसे मूल रूप से 2 भागों में बांटा जाता है। एक संख्या के आधार पर, जिसमें हमने कहा परिमित और अपरिमित 2 भाग हो गए। जब संख्याएं काउंटेबल हों तो वो परिमित कहलाती हैं। जैसा कि मैंने कहा, कॉलेज में विद्यार्थियों की संख्या, किसी इंडस्ट्री में लोगों की संख्या, किसी राज्य में रहने वाले लोगों की संख्या, कुल मतदाताओं की संख्या, ये परिमित है। अपरिमित संख्याएं क्या है? आकाश में तारे, वृक्ष पे पत्तियां, इस तरह के एग्जाम्पल हैं जो अपरिमित को बताते हैं।
तो परिमित और अपरिमित दो भागों में इसे बांटा जाता है। इसके बाद में आपके अगला पार्ट आता है जिसमें हमने कहा इसे फिर दो भागों में बांटा जाता है। वो उनकी वास्तविकता के आधार पर, यानी रियल है या हाइपोथेटिकल है। तो रियल और हाइपोथेटिकल दो भागों में बांटते हैं। रियल तब होता है जब हम किसी चीज को देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, या जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैं आयकर के बारे में ये जानना चाहता हूँ कि भाई हमारे बीकानेर से कितने आयकर देने वाले लोग हैं, तो ये मेरे लिए क्या हो गए, रियल हो गए। मैं उनसे सूचना कलेक्ट कर सकता हूँ, जा सकता हूँ, मिल सकता हूँ, प्राप्त कर सकता हूँ। एक होता है हाइपोथेटिकल, यानी काल्पनिक। जैसे मान लो सिक्का उछालने पर हेड आया या टेल आया, ये काल्पनिक है। 100 बार सिक्का उछालेंगे तो क्या आएगा, ये काल्पनिक है, करके देखना पड़ेगा। तो ये हाइपोथेटिकल कहलाते हैं। पासा फेंकेंगे तो पासा फेंकने से कितनी बार आया, 6 आएगा। 1000 बार जब पासा फेंका गया तो सबसे ज्यादा बार कौन सा आया, ये हाइपोथेटिकल कहलाते हैं। तो इस प्रकार से चार भागों में समंकों को, आपके समग्र को बांटा जाता है। मैं वापस रिपीट कर देता हूं। परिमित, अपरिमित, रियल और हाइपोथेटिकल। फिनिट, इन्फिनिट, रियल एंड हाइपोथेटिकल। थर्ड पार्ट है संगणना अनुसंधान, सेंसस इन्वेस्टिगेशन। जो कि अभी हमने समग्र शब्द सीखा, पॉपुलेशन, यानी जब हम रिसर्च करते समय समग्र को ले लेते हैं, सभी को, यानी आप ये समझे समग्र यानी पॉपुलेशन की प्रत्येक इकाई को हम रिसर्च के अंतर्गत लेते हैं और उन पर एक रिसर्च पूर्ण रूप से करते हैं, तो वो कहलाता है सेंसस। जैसे मैंने एग्जाम्पल में कहा कि जैसे एक कॉलेज है, कॉलेज में 10,000 विद्यार्थी और मैं सब की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता हूं, उस पर शोध करता हूं और उससे निष्कर्ष निकालता हूं, तो ये पहले तरह का रिसर्च कहलाएगा। पहले तरह का रिसर्च का मतलब हो गया संगणना, सेंसस, सेंसस इन्वेस्टिगेशन। समझ में आया होगा। अब इसकी अच्छाइयां और बुराइयां क्या है। देखो, सबसे अच्छी बात, रिजल्ट अच्छे आएंगे, ज्यादा बेहतर जानकारी देखा, रिजल्ट जो निकलेंगे वो ज्यादा विश्वसनीय होंगे, सत्य होंगे। बुरी बात क्या है, बुरी बातों में आप ये समझे कि इसमें खर्चा अधिक आएगा, ज्यादा समय लगेगा, बार बार एक ही चीज हमारे सामने आती रहेंगी, ये इसकी कमियों के अंतर्गत आ सकता है। तो ये अच्छाइयां और बुराइयां दोनों इस इन्वेस्टिगेशन में है। ये आपके कहलाता है सेंसस इन्वेस्टिगेशन। ये पहला पार्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है जिसमें हमने सेंसस इन्वेस्टिगेशन को समझा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे सैंपलिंग। सैंपलिंग क्या है, सैंपलिंग इन्वेस्टिगेशन। सैंपलिंग इन्वेस्टिगेशन में हम लोग सीखते हैं कि जो पॉपुलेशन है यानी समग्र है, उस समग्र को पूर्ण रूप से नहीं पढ़ते हैं, उसकी पूर्ण की स्टडी नहीं करते हैं, एक एक व्यक्ति से जाकर सूचना इकट्ठी नहीं करते हैं। इस बार हम दिमाग लगाते हैं, सजातीयता देखते हैं, होमोजेनिटी। हमें पता है सारे एक जैसे हैं, तो हम सैंपलिंग को यूज करते हैं। सैंपलिंग का मतलब होता है समग्र यानी पॉपुलेशन में से कुछ हिस्से को अलग करना, जो सजातीय आधार पर अलग किए गए थे, अलग करने के बाद में उस पर पूर्ण रूप से इन्वेस्टिगेशन करना। ये हमारा पार्ट होता है सैंपलिंग बेस्ड इन्वेस्टिगेशन। आप ये समझे कि जैसे अभी जिस एग्जाम्पल की मैंने बात की थी उसी को मैं आगे बढ़ा देता हूं। 10,000 स्टूडेंट में मैंने क्या किया कि इस बार सभी 10,000 के पास नहीं गया, मुझे लगा यार ये सारे एक जैसे ही हैं। तो अब मैंने उसको क्लास वाइज डिवाइड किया, हर क्लास में से 10-10 बच्चों को ले लिया। आप ये समझ लें कि अब जो संख्या पहले 10,000 स्टूडेंट्स थी, अब वो मेरे पास घटकर 1,000 में हो गई है। यानी मैंने 10,000 में से 1,000 स्टूडेंट को अलग अलग क्लासों में से निकाल लिया है। ये कहलाता है सैंपल इन्वेस्टिगेशन। यानी सैंपल इन्वेस्टिगेशन बहुत आसान है, समग्र में से एक टुकड़े को निकाला और उस पे आप पूर्ण रिसर्च की थ्योरी अप्लाई करते हैं और उससे निष्कर्ष निकालते हैं। यह है सैंपलिंग इन्वेस्टिगेशन। सैंपलिंग इन्वेस्टिगेशन सबसे आसान होता है, इजी होता है और ज्यादा बेहतर रिजल्ट भी देता है। अब इसके बारे में हमें और भी जानकारी बहुत जरूरी है। क्या ऐसी बातें हैं जो सैंपलिंग को महत्व देती है,
क्यों इसकी आवश्यकता है, क्या इसकी अच्छाइयां हैं और क्या इसकी बुराइयां हैं, इस पे भी हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि सैंपलिंग एक ऐसा तरीका है जो हम अपने आम जीवन में उपयोग करते हैं, हम दिन रात उपयोग करते हैं। सब्जी वाला, फ्रूट वाला जब हमारे घर के आगे से निकलता है तो उसके पास जब अंगूर होते हैं, उनमें से हम एक निकालते हैं, चखते हैं, मीठा लगा और हमने उस पूरे बंच को खरीद लिया, हाँ ये मीठा है, ये सैंपलिंग है। डॉक्टर जब आप दिखाने गए, उसने आपके ब्लड में से एक बूंद निकाला और उस एक बूंद से ये जांच करके बता दिया कि आपको दिक्कत है, कोई परेशानी है या नहीं है। आप देखेंगे सैंपलिंग है, हम दिन रात करते हैं। गेहूं लेने गए, गेहूं की बोरी में से गेहूं निकाल के चेक करना था, हमने सारी बोरी थोड़ी खुलवाई थी, हमने एक फिरकी लगाई, थोड़े से गेहूं हाथ में लिए और देखा हाँ अच्छे हैं, इट्स गुड, और हमने वो पूरी बोरी परचेज कर ली। यानी हम अपने सामान्य जीवन में सैंपलिंग का उपयोग करते हैं, बहुत उपयोगी है। और एक और चीज, सैंपलिंग जरूरी भी था। क्यों जरूरी था? अंगूर सारे नहीं खाए जा सकते थे, गेहूं की बोरी पूरी खुलवाई नहीं जा सकती थी, ब्लड सारा निकलवा के चेक करवाया नहीं जा सकता था। यानी एक गुण था कि ये नाश हो सकते थे, अगर हम एक एक सारी यूज कर लेंगे तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो उन क्षेत्रों में जहां पर इस तरह की जो प्रॉपर्टी होती है, वहां पर हमें सैंपलिंग ही उपयोग में लेना होता है। उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा आपको ये। अब आगे बढ़ते हैं, सैंपलिंग की और क्या चीजें हैं। जब हमने रिसर्च एरिया को छोटा किया तो ये हमारे मन में एक बात उठेगी, क्या ये अच्छा था, सैंपलिंग सही है? तो मैं आप लोगों को ये बता सकता हूं कि एक चीज आपको ध्यान रखनी होती है, दो शब्द हैं, होमोजेनिटी और हेट्रोजेनिटी। होमोजेनिटी का मतलब हो गया सजातीयता और हेट्रोजेनिटी का मतलब हो गया विजातीयता। अगर आपका जो समग्र है वो सजातीय है तो ऐसी स्थिति में सैंपलिंग अच्छा रहता है, और अगर विजातीय है तो सैंपलिंग दिक्कत कर सकता है। ऐसी स्थिति में सैंपलिंग का उपयोग करते समय हमें सावधानी बरतनी होगी। इसीलिए अगर आपका जो रिसर्च एरिया है वो अलग है, यानी विजातीय है, तो फिर आपको फर्स्ट मेथड, सेंसस मेथड का ही उपयोग करना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। समग्र और प्रतिदर्श, यानी सेंसस और सैंपल, इन दोनों को हम एक साथ समझते हैं, एक एक विशेषताएं लेते हैं। अच्छी विशेषता, समग्र की विशेषता संपूर्ण का ज्ञान, प्रतिदर्श संपूर्ण में से कुछ हिस्से को निकाला और उससे संपूर्ण का अनुमान लगा लिया। सैंपल समग्र महंगा होता है, खर्चीला होता है, सैंपल सस्ता होता है। समग्र में समय और मेहनत अधिक लगती है, सैंपल में समय और मेहनत कम लगता है। समग्र का क्षेत्र बहुत बढ़ जाता है, काम बढ़ जाता है, पर एरिया छोटा रहता है। सैंपल में काम कम रहता है और एरिया बहुत बड़ा हो जाता है। यानी छोटे छोटे टुकड़ों में हम बहुत विस्तारित कर सकते हैं। एक बड़े रिसर्च के लिए जरूरी है कि हम सैंपलिंग मेथड को उपयोग में लें। अगर विजातीयता है, हेट्रोजेनिटी है, तो समग्र सेंसस उपयोगी है। अगर सजातीयता है तो सैंपलिंग उपयोगी है। तो आप समझे, अगर इन दोनों को हम उपयोग में ले सकते, दोनों के अंतर भी समझ लिए, दोनों की विशेषताएं भी देखी। ये हमारा फोर्थ पॉइंट था। आगे बढ़ते हैं, प्रतिदर्श की विधियां, मेथड ऑफ सैंपलिंग, किस तरह से हम सैंपलिंग कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी विधियां हैं, अलग अलग मैं इन पे आपसे बात करता हूं, एक एक करके हम इस पे जानकारी करेंगे। चलिए देखते हैं। सविचार प्रतिचयन, डेलिब्रेट सैंपलिंग। प्रिय विद्यार्थियों, डेलिब्रेट सैंपलिंग क्या है? यानी जब रिसर्च करने वाला व्यक्ति सैंपलिंग का तरीका उपयोग में लेता है, लेकिन सैंपलिंग के जो तरीके में से जो लोगों को चुनाव करना है, जैसे अपने एग्जाम्पल को आगे फिर से बढ़ा देते हैं।
10,000 स्टूडेंट में से हमने 1,000 सेलेक्ट करना है और 1,000 के लिए हमने बात करी कि हम क्या करने वाले हैं, हर क्लास में से 10 बच्चों को लेना है। अब 10 बच्चों को हमने क्या किया कि नाम लिखे कि ये 10 नाम जो हैं उनको ले लिया, यानी हमने रैंडम तरीके से उनको नहीं लेके डेलिबरेटली तय करके लिया कि इन 10 लड़कों को ले लो। ऐसा हर क्लास में से बच्चों को लिया। ये कहलाता है डेलिब्रेट प्रतिचयन, डेलिब्रेट सैंपलिंग। आप समझ गए होंगे, यानी इसमें जब सैंपल लिए जाते हैं तो रिसर्च करने वाला व्यक्ति बिना रैंडम तरीके के उपयोग किए सीधे ही अपनी इच्छा से, अपनी सुविधा से क्या करता है, सैंपल को ले लेता है। ये पहले तरीके का सैंपल हुआ। इसकी उपयोगिता क्या है वो भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसमें सीधा ले रहा है तो कोई तो कारण होगा। जब रिसर्चर को ये लगता है कि रैंडम तरीके से जो सैंपल उसके सामने आएंगे वो शायद उसके रिसर्च के लिए उपयुक्त ना हो पाएंगे, ऐसी स्थिति में वो डेलिबरेटली सैंपलिंग कर लेता है। ठीक है, अब हम उसके आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, सेकंड है हमारा दैव प्रतिचयन, रैंडम सैंपलिंग। नाम से पता है, रैंडम शब्द आज की डेट में बहुत पॉपुलर भी है, जल्दी से समझ में भी आ जाता है। यानी जब सैंपल का चुनाव हम कर रहे हैं, इस बार हम क्या कर रहे हैं कि 10,000 स्टूडेंट जो कॉलेज के थे, हमने 1 से लेके 10,000 तक पर्चियां लिखी, उसको एक बड़े ढोल में डाला और घुमा दिया, और फिर हमने उसमें से 1,000 पर्चियां निकाल ली। ये एकदम प्योर रैंडम तरीके से हमने विद्यार्थियों का सिलेक्शन कर लिया है। ये कहलाता है रैंडमाइजेशन। इसको आप परिभाषा के रूप में ऐसे समझ सकते हैं, जब रिसर्च की प्रत्येक इकाई को पूर्ण मौका मिलता है कि उसका चुनाव हो जाए, स्वतंत्र रूप से उसको मौका मिले कि हाँ तुम्हारा चुनाव हो सकता है अगर पर्ची निकल गई तो अगर सबको समान अधिकार मिल जाए तो ये रैंडम सैंपलिंग कहलाती है। जबकि पहले वाले में ऐसा नहीं था, उसमें एक क्लास में से 10 विद्यार्थी चुन के निकाले थे, यानी सबको मौका नहीं मिला था। अब जो दूसरी दैव प्रतिचयन है उसमें सबको मौका मिलता है। इसकी अच्छी विशेषता है कि सबको मौका मिलता है स्वतंत्र रूप से, और होमोजेनिटी होनी चाहिए, वो सैंपलिंग में हर जगह पे काम में आएगी। लेकिन इसकी कमी कह सकते हैं वो ये है कि इसमें जब आप सैंपल के रूप में लेते हो तो हो सकता है कि वो सही रेस्पॉन्ड ना करे, उससे जानकारी पूरी ना मिल पाए, तो ये भी दिक्कत रहती है। तो सावधानी से इसका उपयोग किया जाना चाहिए। तो अब तक हमने 2 देखे, पहला हमने देखा था डेलिब्रेट और दूसरा देखा था रैंडम। अब आते हैं हम थर्ड, थर्ड है मिक्स्ड, मिश्रित। तीसरा नाम आप देखें बोर्ड पे है। मिश्रित में क्या होता है, जब आप पहली मेथड और दूसरी मेथड को एक साथ मिला देते हैं तब वो मिश्रित हो जाता है। यानी 10,000 विद्यार्थियों में से हमें 1,000 सेलेक्ट करने हैं। हमने इसके लिए ये किया कि हम सबसे पहले ये काम करेंगे कि हर क्लास में से 10 स्टूडेंट लेंगे। इस बार हम 10 स्टूडेंट सीधे ही नहीं लेने वाले हैं, हम उनके जो रोल नंबर हैं उसके आधार पर उनको रैंडम तरीके से पिक करके निकाल लेंगे। और रैंडम तरीके से जब उनको लेंगे तो ऐसी स्थिति में ये आप देखें, आप समझ गए होंगे, सैंपलिंग हुआ पर पहले स्तर में क्लासों का जो चयन था वो तो हुआ डेलिबरेटली, और उसके बाद में जब उसमें से स्टूडेंट्स को लिया गया तो वो आपके हो गया सैंपलिंग। यानी जब आप डेलिबरेट एंड रैंडम दोनों ही तरीके को एक साथ उपयोग में लेते हैं तो ये मिक्स्ड कहलाता है। ये यहां तक हमारे 3 मुख्य विधियां हो गई। एक बात मैं आपको और बता देता हूं, अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके की मेथड्स बताई गई है, इसीलिए मैंने एक 4th हेडिंग ली है अन्य। इस अन्य में मैं दूसरे बहुत सारे अलग अलग नाम से जो मेथड हैं वो आपको बता दूंगा, ताकि आपको सारी चीजें कवर अप में आ जाएंगे। पर मूल रूप से मैंने बता दिया, डेलिब्रेट यानी जब रिसर्चर तय करके लेता है, रैंडम जब रिसर्चर सबको बराबर का मौका देकर रैंडम लेता है, और तीसरा मिक्स जब दोनों को मिला देता है। ये तीनों गुण हर एक मेथड में पाए जाते हैं, इसीलिए 3 कॉमन हेडिंग हो गई। अब हम आते हैं अन्य मेथड्स पे, जो हमारा 4th बिंदु है।
तो देखें अन्य में क्या है। अब हम अदर जो मेथड और हैं, अलग अलग बुक्स में अलग अलग नाम से आ सकती हैं, वो भी आप देखिए, उसको भी हम पढ़ते हैं। सबसे पहला आप देखें, इसमें दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट, कन्वीनियंस सैंपल। यानी जब रिसर्च करने वाला व्यक्ति अपनी सुविधा से डेटा कलेक्ट करता है तो उसे कन्वीनियंस सैंपलिंग बोलते हैं। नंबर 2, वॉलेंट्री रेस्पॉन्स। वॉलेंट्री रेस्पॉन्स में क्या होता है, जो रिसर्च एरिया होता है उसमें रिसर्चर क्या करता है, लोगों से मिलता है, और जो जो स्वेच्छा से अपने एक्सपीरियंस और रिसर्च का पार्ट बनना चाहते हैं, केवल उन्हीं को ही वो सेलेक्ट करता है और उनके आधार पर रिसर्च करता है। ये भी सैंपलिंग का तरीका है। नंबर 3, पर्पसिव सैंपलिंग। पर्पसिव सैंपलिंग में क्या करना होता है, इसमें जो आपके पर्पज से रिलेटेड व्यक्ति हैं केवल उन्हीं से ही चर्चा की जाती है। कई रिसर्च ऐसे होते हैं जो अन्य सामान्य व्यक्तियों से उसकी चर्चा नहीं की जा सकती है, या उनसे रिलेटेड वो विषय नहीं होता है, तो विषय से जुड़े हुए व्यक्तियों से ही अपने सूचनाएं इकट्ठी करना, ये आपके थर्ड पार्ट होगा। नेक्स्ट देखिए स्नोबॉल। स्नोबॉल सैंपलिंग भी एक बहुत अच्छा और महत्वपूर्ण तरीका है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि हमें ये नहीं पता कि कौन कौन हमारे रिसर्च का व्यक्ति है, हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती है। जैसे मान लो मैं ये जानना चाहता हूँ कि भाई कहाँ कहाँ पे कौन कौन से जो व्यक्ति है वो बीमार है, तो ऐसी, या कौन कौन सा व्यक्ति है जो, मतलब इस ऐसा गुप्त जिसका हर एक को पता नहीं होता है, वो रिसर्च इसके अंतर्गत आता है। इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति को पहले दिया जाता है, उस पहले व्यक्ति से रेस्पॉन्स में पूछा जाता है भाई ये चीजें थी, तुम्हें ये तुम्हारे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, फिर उसने कहा नहीं ऐसा कैसा, एक और है उसके साथ भी ऐसा हुआ है, तो हम उससे मिलते हैं। यानी आप ये समझे, एक से लिंक से दूसरे लिंक, दूसरे से तीसरे, ऐसे लिंक बढ़ता जाता है और हमारा जो रिसर्च है वो बढ़ता जाता है। ये स्नोबॉल मेथड कहलाता है। ये चारों ही मेथड नॉन रैंडम है, यानी इसमें रैंडम नहीं होता है। ये आपके, ये समझ सकते हैं पहले तरीके का है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए। उसके बाद में सैंपल रैंडम, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि सैंपल रैंडम में हम रैंडम तरीके से लेते हैं। इसमें मैंने बता दिया, ढोल में घुमाकर पर्चियां निकाल के, है ना, किसी व्यक्ति से आप पर्ची निकलवा के, या रैंडम किसी भी तरीके से आप उसको ले सकते हैं। ये रैंडम का तरीका है। उसके बाद में आपके आता है सिस्टमेटिक सैंपल। इस सिस्टमेटिक सैंपल में क्या होता है कि जब एक व्यक्ति पहले क्या करता है, कुछ हिस्सों में उसको बांट देता है और थोड़ा सा सिस्टमेटिक कर देता है। यानी आप जैसे मान लो मैं कॉलेज के विद्यार्थियों के बारे में करना चाहता हूँ, तो मैं उसमें पहले उसको जेंडर वाइज दो हिस्सों में बांट देता हूँ कि भाई मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं। फिर मेल में से सैंपल लेता हूँ और फीमेल में से भी सैंपल लेता हूँ। तो ये सिस्टमेटिक सैंपलिंग हो गया। यानी पहले कुछ हिस्सों में बांट दो और उसके बाद में उसमें से सैंपल ले लो। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आप देखें, सिस्टमेटिक सैंपलिंग के बाद में स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। इसके अंतर्गत पॉपुलेशन को कई हिस्सों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक हिस्से में से कुछ चुनाव करके निकाल लिए जाते हैं। ये स्ट्रेटिफाइड होता है। पूरी पॉपुलेशन को कुछ हिस्सों में बांटना और उसमें से थोड़े थोड़े निकाल लेना। उसके बाद में लास्ट, क्लस्टर सैंपल। क्लस्टर सैंपल में क्या होता है, टुकड़ों में बांटना और उसमें से रैंडम तरीके से निकाल लेना। क्लस्टर का मतलब टुकड़ा ही होता है। तो ये भी उसी तरीके की एक सिस्टमेटिक है, वो ही सेम तरीका है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है, पर ये डिफरेंट नाम थे जो अन्य मेथड के अंतर्गत मैं आप लोगों को बताना चाहता था। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, हमने जो अभी जितने भी मेथड्स देखे, ये सैंपलिंग के मेथड थे। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक था उसमें हमने बहुत सारी बातें सीखी। हमने संगणना, प्रतिचयन यानी प्रतिदर्श ये देखा, यानी सैम्पलिंग मेथड क्या होती है, इन्वेस्टिगेशन में डेटा कैसे कलेक्ट होते हैं, ये सारी बातें हमने इसमें सीखी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा। आगे भी हम इसमें बढ़ते रहेंगे। नमस्कार।